अब इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब प्रॉपर्टीज क्या है? अब देखिए प्रॉपर्टीज मतलब उसका जो उसमें क्या कैरेक्टर है, वो कैसा है, वो हम क्यों यूज करते हैं, उसमें क्या खासियत है, ये उसका प्रॉपर्टीज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, व्हाई डू यू वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? दिस इज बिकॉज कॉटन इज लाइट एंड अ गुड absorbance of sweat. Similarity, Similarly, you wear woolen cloth in winter because they trap body heat and keep your body warm. नेचुरल सी बात है कि हम कोई भी चीज यूज अपने सहूलियत के लिए करते हैं ताकि हम कंफर्टेबल फील कर सकें। अब जो है कॉटन कपड़ा हम लोग गर्मी के दिनों में क्यों पहनते हैं? गर्मी के दिनों में हम लोग वुलन क्यों नहीं पहन लेते हैं? क्योंकि वुलन में वो प्रॉपर्टी नहीं है जो कि कॉटन में है, और कॉटन में वो नहीं है जो वुलन में है। कॉटन लाइट वेट का होता है, वो जो पसीना होता है अच्छे से सोख लेता है, वो गर्मी से राहत देता है। और जो वुलन कपड़ा है वो ठंडे के दिनों में पहनते हैं तो हमें हीट देता है, उससे हम गर्म रहते हैं, ठंडी से बच सकते हैं। तो ये दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज है और दोनों का यूजेस भी हम उसी के अकॉर्डिंग, उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही उसका रिक्वायरमेंट होता है, उसको उसका हम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, you use different things according to your requirement and according to their properties। अब जिसका जो जिस मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट होता है वो उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग होता है। उस थिंग्स में जो उसका कैरेक्टर होता है, उसका फीचर्स होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग यूज करते हैं। अब दूसरा चीज हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया अपीयरेंस। अपीयरेंस दैट मीन्स different kind of materials such as wood, metal, plastic, glass and pottery look different from each other. Even different metals such as iron, copper, aluminum and zinc appear different from each other at the same item. They have some similarities too. अब appearance है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक सेंटेंस में हम इसको अपीयरेंस को समझ सकते हैं। इट इज द एक्सटर्नल लुक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि फेस किसी का हम देखते हैं तो वो देखने में ही हमें पता चल जाता है कि वो आदमी सांवला है, काला है, गोरा है, उसके चेहरे पे ज्यादा लाइट है, या फिर उसका चेहरा सूखा सूखा सा लग रहा है, वो सैड दिख रहा है, या फिर वो ज्यादा चंचल दिख रहा है, वो ज्यादा हंसमुख दिख रहा है। ये चीज हम चेहरे को देख करके ही पता कर लेते हैं। तो बिल्कुल जस्ट लाइक उसी तरह से अपीयरेंस है कि वो एक्सटर्नल, बाहर से वो देखने में कैसा है। अब कुछ सामान जो है वो देखने में बहुत शाइनी होता है, बहुत चमकीला होता है, और कुछ जो है बहुत रफ होता है, बहुत रुखड़ा होता है। तो इसको हम क्लासिफिकेशन इसका भी अलग अलग में कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए एक एक्टिविटी दे दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ आइटम दिया हुआ है पेपर। पेपर कैसा दिखता है? दिखने में शाइनी दिखता है, चमकीला दिखता है? बिल्कुल नहीं, चमकीला नहीं दिखता है, वो डल दिखता है। मेटेलिक चेन शाइनी दिखता है। कार्डबोर्ड, कॉटन, सिल्क, वुड, चौक, कॉपर वायर, ये सारा चीज आपको दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि इसका अपीयरेंस कैसा है, वो बाहर से देखने में एक्सटर्नल उसका जो लुक है वो कैसा है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग इन सबको आपको यहाँ पे लिखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ आते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस तो वर्ड से ही पता चलता है, हार्ड मतलब होता है कड़ा। अब जो मटेरियल जो है उसको कुछ मटेरियल को हार्डनेस के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप में बांटते हैं। सम मटेरियल कैन नॉट बी प्रेस्ड विथ हैंड और स्क्रैच और कट इजिली, सच मटेरियल आर हार्ड, वो तो सभी को पता है। अब कुछ मटेरियल जो होता है वो उंगली से दबाने से दबता भी नहीं है, या फिर उसको सीजर्स से हम काटते हैं तो आसानी से कट भी नहीं पाता है। तो ऐसा जो भी मटेरियल हो जो हम अपने हाथों से दबा
नहीं पाते हैं या फिर उसको आसानी से हम मोड़ नहीं पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं, काट नहीं पाते हैं, तो वो मटेरियल हार्डनेस के कैटेगरी में आता है। अब देखिए उसके आगे है मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड विथ हैंड और स्क्रैच और कट इजिली आर सॉफ्ट, फॉर एग्जांपल कॉटन। अब ये हार्ड हो गया और सॉफ्ट, तो वर्ड से ही पता चल रहा है ना आपको कि हार्ड मतलब वो आसानी से कट नहीं पाएगा, दब नहीं पाएगा, मुड़ नहीं पाएगा, चुप नहीं पाएगा। और सॉफ्ट है जो उसको हम आसानी से हाथों से उसको तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, तो ये सॉफ्ट के कैटेगरी में आ गया। अब देखिए अ मोर हार्ड सब्सटेंस कैन स्क्रैच और कट अ लेस हार्ड सब्सटेंस, द डायमंड इज यूज टू कट ग्लास, हार्ड सब्सटेंस आर यूज टू मेक कटिंग टूल्स। वही चीज है जो हमने अभी बताया, जो आसानी से कट जाता है और जो आसानी से नहीं कट पाता है, ये दो भागों में मेटल और स्टोन, ये दो चीज होता है। अब है इसका नेक्स्ट पॉइंट आ गया सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। वाटर इज usually taken as a standard to check if different materials are soluble or not। अब इसको चेक करने के लिए हम ज़्यादातर वाटर का यूज करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है, कौन सा मटेरियल है वो सॉल्यूबल है और कौन सा मटेरियल है जो इनसॉल्यूबल है। अब हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं कि सॉल्यूबल मटेरियल, सॉल्यूबल सब्सटेंस वो कहलाता है जो पानी में, जो वाटर में आसानी से मिक्स हो जाता है, वो आसानी से उसी में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस किसको कहते हैं? जो नहीं घुलता है। सॉल्यूबल हो गया जो वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो गया, और इनसॉल्यूबल हो गया जो डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, साल्ट एंड शुगर डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। सॉल्ट जो है, अब आप इसको घर में भी इसका फ्राई कर सकते हैं। एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें एक चम्मच, एक स्पून जो है वो सॉल्ट या फिर शुगर ले सकते हैं, उसको आप वाटर में मिक्स करते रहिए। थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि उसी में वो डिसॉल्व हो गया, घुल गया। उस चीनी जो हम लोग शुगर उसमें मिक्स किए हैं, उसका एक भी दाना उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं इनसॉल्युबल जो होता है, जैसे कि सैंड हुआ, यहाँ पे देखिए व्हेन यू एडेड सेल्ट शुगर वाटर इट disappears soon. Let us perform activity 5.4 to see what happened when you added different material to water। ये आपको बताया जा रहा है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने आपको बताया। यहाँ देखिए जो हमने अभी आपको बताया वो आपको इस बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक्टिविटी किया गया है 5.11। ठीक है, ये सॉल्ट है, इसको वाटर में मिक्स कर दिया गया है, तो यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्लियर सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर, यहाँ पे यहाँ सॉल्ट डाला गया है और यहाँ मिक्स किया गया है, तो ये आसानी से इसमें डिसॉल्व हो गया है, घुल गया है। अब इसके बाद आता है आपको नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आता है आपका 5.12 में देख लीजिए चॉक पाउडर एंड वाटर। अब चॉक पाउडर जो है वो आप अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो ये पूरी तरह से घुल नहीं पाता है। इसकी जो पेंदी में है चॉक पाउडर जा करके स्टोर हो जाता है। अब ये हो गया। अब सैंड जो है, बालू, उसको अगर हम मिट्टी में उसको घोलते हैं तो वो भी पूरी तरह से घुल नहीं पाता है। थोड़ी देर के लिए वो मिक्स होता है, फिर उसके बाद वो स्थिर हो जाता है और वो पानी में पूरी तरह से घुल नहीं पाता है। तो जो पानी में अच्छी तरीके से घुल गया, जैसे आपको शुगर और सॉल्ट, वो सॉल्युबल हो गया, और जो नहीं घुल पाया वो इनसॉल्युबल हुआ। अब इसको हम दो कैटेगरी में, यहाँ पे एक डेंसिटी आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया, डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी हम इसको बांटते हैं। अब डेंसिटी क्या है कि द हैपन ड्यू टू डिफरेंस in the density of material taken। density is the degree to which a substance is dense। अब बहुत सारा चीज जो है वो पानी में, ऊपर हम लोग अगर पानी में डालते हैं तो वाटर में वो ऊपर ऊपर फ्लोट करने लगता है, और कुछ चीजें जो हैं वो
पानी में नीचे पेंदी में जा कर के बैठ जाता है। तो वो उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा पानी, अगर उस थिंग्स का, उस सब्सटेंस का डेंसिटी पानी से ज़्यादा होता है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। जैसे कि हम अगर कोई भी ऑयल हो, ये केरोसिन ऑयल हो या फिर आपको मस्टर्ड ऑयल हो, ये हम अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो वो कभी भी पेंदी में जाके नहीं बैठता है या फिर वो पानी में मिक्स नहीं होता है। वो क्या होता है कि उसके ऊपर वाले तह पे जा कर के फ्लोट करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है केरोसिन तेल की, मस्टर्ड ऑयल की, ये जो इसकी डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। और अगर हम सैंड बालू वगैरह डालते हैं तो इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा होती है, इसलिए ये पेंदी में जा कर के बैठ जाता है। तो ये इसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि किस सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है, उसी के अकॉर्डिंग वो फ्लोट करता है या फिर वो सॉल्युबल होता है या फिर इनसॉल्युबल होता है। अब है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी को भी हम लोग 2-3 भागों में बाँटते हैं, 3 भागों में। अब यहाँ पे देखिए, व्हिल ट्रैवलिंग इन अ कार बसेस यू आर एबल टू सी थिंग्स विंडो व्हिच आर मेड ऑफ ग्लास बट नॉट थ्रू द metallic body, but in winter you cannot see clearly even through the glass window because of the frost on them which make them less transparent. Based on transparency of the ability to see through materials can be classified as follow. अब ये ट्रांसपेरेंसी, इसको हम लोगों ने बांटा है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसुलेंट मटेरियल और ओपेक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसको कहते हैं? मटेरियल थ्रू विच यू कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जिस मटेरियल को हम आसानी से, जिस मटेरियल के द्वारा हम आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ किसी चीज को आसानी से हम देख पाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाता है। जिससे लाइट जो है इजीली पास हो जाता है, लाइट पासेस फुल्ली थ्रू दिस मटेरियल। इस मटेरियल से लाइट जो है इजी पूरी तरह से पास हो जाता है और दूसरी तरफ के थिंग को हम आसानी से देख पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ग्लास, विंडो ग्लास। एग्जाम्पल में विंडो ग्लास है जो कि खिड़की के पास जो ग्लास लगा हुआ होता है, वो उससे हम आगे की तरफ का भी चीज आसानी से देख पाते हैं। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिए ट्रांसुलेंट मटेरियल थ्रू विच यू कैन सी ओनली partially are called translucent material. Light pass only partially through these materials. For example, oily paper, thin। अब इससे है सिंपल वे में आप समझिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया जिससे हम आसानी से एक पार से दूसरी पार के सामान को, एक तरफ से दूसरी तरफ के सामान को आसानी से देख पाते हैं। ट्रांसपेरेंट हो गया जिसमें दिखाई तो पड़ता है लेकिन बिल्कुल छाया जैसा दिखाई पड़ता है, वो हम क्लियरली अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं कि एक तरफ से दूसरे तरफ का जो लाइट होता है वो पूरी तरह से पास नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत पास होता है। और ओपेक मटेरियल हो गया जिसमें बिल्कुल भी पास नहीं होता है, जो लाइट है बिल्कुल भी पास नहीं होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ के ना ही हम थिंग्स को देख पाते हैं और ना ही ये समझ पाते हैं कि दूसरी तरफ क्या है, या फिर लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होता है। जैसे कि अगर बल्ब के आगे किसी लकड़ी को हम रख देते हैं, उसके बाद बिल्कुल ही वहाँ का लाइट बंद हो जाता है, आगे की तरफ बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिखाई देता है। वहीं अगर हम ऑयली पेपर को रखते हैं तो थोड़ा बहुत लाइट पास होता है, तो जो ऑयली पेपर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। और यदि हम किसी शीशा को रखते हैं तो वो लाइट को रोक नहीं पाता है और शीशा रखने के बावजूद भी पूरी तरह से लाइट हमें दिखाई देती है। तो जब पूरी तरह से लाइट दिखाई दिया वो ट्रांसपेरेंट हो गया, जब हल्का लाइट दिखाई दिया वो ट्रांसलूसेंट हो गया, और जब बिल्कुल भी लाइट नहीं दिखाई दिया वो ओपेक मटेरियल हो गया। ये आप तीनों उसका काइंड्स जान गए। अब है यहाँ पे एक एक्टिविटी, इसको आप देख लेंगे। अब वही है यहाँ पे एक और
आपका एक और पॉइंट पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्यू कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स। अब यहाँ पे वुड दिया हुआ है, मेटल है, प्लास्टिक है, ग्लास है। अब ये जो हम ऑलरेडी पहले आपको बताए हैं प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में बताए हैं, जो ऊपर से देखने में कैसा है, जिसका एक्सटर्नल लुक कैसा है, वो प्रॉपर्टीज हो गया, और इसका कॉमनली यूज हो गया। अब जैसे कि एक एग्जांपल में आपको हम बता दे रहे हैं, वुड है, डल अपीयरेंस, ये देखने में तो शाइनी नहीं दिखता है, डल दिखता है। हार्ड भी है, रफ भी रहता है, वाटर में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल क्यों है? जो हम आपको अभी बताए थे, डेंसिटी के अकॉर्डिंग लोअर डेंसिटी है, इसलिए ये इनसॉल्युबल है। और ये क्या है? ओपेक मटेरियल है। ओपेक क्यों है? क्योंकि लकड़ी जो है, लकड़ी के आगे लाइट पास नहीं हो पाता है, इसलिए ये ओपेक मटेरियल के एक कैटेगरी में आता है, ग्रुप में रखा गया है। इसी तरीके से ये सारा जो है इसी के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और इसके यूज के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ओरल इसका क्वेश्चन आंसर है, इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया हुआ है, देखिए हमने ऑलरेडी सारे पॉइंट को डील कर दिया है। क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। इसके अकॉर्डिंग हम किसी चीज को जब ग्रुप में बांटते हैं उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। सॉल्युबल सब्सटेंस, जो पानी में अच्छे से घुल जाता है। इनसॉल्युबल, जो वाटर में नहीं घुल पाता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट, जो दिखाई देता है, जिससे लाइट एक दूसरे के दूसरी पार्ट में दूसरी तरफ अच्छे से पास हो जाता है। ट्रांसलूसेंट, जिसमें हल्का सा लाइट पास होता है। ओपेक, जिसमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होता है। ये जो भी आपका ये पॉइंट है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और तब इसके बाद आपके लिए यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, डिटेल में है, ब्रीफली है, ये आप इसको करके कॉपी पे और तब कमेंट बॉक्स में इसको आप सबमिट करेंगे। और यदि इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।